नमस्कार दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र विषय की इस वीडियो व्याख्यान श्रृंखला में मैं डॉक्टर अरुणा कौशिक, एसोसिएट प्रोफेसर अर्थशास्त्र विभाग, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, पिछली कुछ वीडियो सीरीज़ में हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख सिद्धांत विस्तार से पढ़े। इन सिद्धांतों में हमने यह पढ़ा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की संरचना क्या होगी, अर्थात जो व्यापारिक सहभागी देश हैं उनमें से कौन सा देश किस वस्तु का आयात और किसका निर्यात करेगा। लेकिन ये सभी सिद्धांत, चाहे वो परंपरावादी सिद्धांत हो या हेबरलर का अवसर लागत सिद्धांत या हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत, इन सभी ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की संरचना क्या होगी, व्यापार की दिशा क्या होगी, इस पर तो प्रकाश डाला, लेकिन यह बताने में असमर्थ रहे कि व्यापार की कीमत क्या होगी, यानी कि किस विनिमय दर पर आयात निर्यात विभिन्न देशों के मध्य किया जाएगा। तो इस कमी को पूरा किया प्रसिद्ध परंपरावादी अर्थशास्त्री जे.एस. मिल ने अपने प्रतिपूरक मांग सिद्धांत में व्यापार की शर्त कैसे निर्धारित होती है यह हमें बताया। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम जे.एस. मिल का प्रतिपूरक मांग सिद्धांत विस्तार से पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में यह कथन बहुत अधिक प्रचलित है कि देशों के बीच तुलनात्मक लागत अंतर बाहरी सीमाएं निर्धारित करता है जिनके बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लाभप्रद रूप से हो सकता है, लेकिन यह नहीं बताता कि इन सीमाओं के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वास्तव में कहाँ होगा। मिल इस प्रश्न का उत्तर प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स, इस कथन का तात्पर्य क्या हुआ? हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का परंपरावादी सिद्धांत पढ़ा, तुलनात्मक लागत सिद्धांत रिकार्डो द्वारा प्रतिपादित, जिसमें हमने यह पढ़ा कि परंपरावादी सिद्धांत के अनुसार किसी भी देश का जो घरेलू कीमत अनुपात है वह एक सीमा है जिसके बाहर वह देश व्यापार करना नहीं चाहेगा, और दूसरा जो देश है वह भी अपनी घरेलू कीमत रेखा के बाहर व्यापार नहीं करना चाहेगा। तो दोनों देशों का, जो व्यापारिक सहभागी देश हैं, उनका घरेलू कीमत अनुपात वह सीमा निर्धारित करता है जिसके मध्य व्यापार हो सकता है। लेकिन इसके मध्य एक्चुअल कीमत रेखा, अंतर्राष्ट्रीय कीमत रेखा या व्यापार की शर्त जिसे हम कहते हैं, वह कहाँ होगी या क्या होगी, इस प्रश्न का उत्तर परंपरावादी अर्थशास्त्री नहीं दे पाए। तो जे.एस. मिल ने अपने प्रतिपूरक मांग सिद्धांत में यह बताने का प्रयास किया कि दोनों व्यापारिक सहभागी जो देश हैं उनके बीच में जब व्यापार होता है तो वह किस कीमत पर होगा या व्यापार की शर्त क्या होगी। फ्रेंड्स, सामान्यतया कहा जाता है कि तुलनात्मक लागत सिद्धांत निर्धारित करता है कि किन वस्तुओं का आयात व किन वस्तुओं का निर्यात किया जाएगा, जबकि प्रतिपूरक मांग सिद्धांत उस कीमत का निर्धारण करता है जिस पर इनका व्यापार होगा। रिकार्डो अपने व्यापार सिद्धांत में व्यापार की शर्तों के निर्धारण में असमर्थ रहे। इसका प्रमुख कारण यह था कि रिकार्डो ने पूर्ति पक्ष पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया और मांग पक्ष की पूर्ण उपेक्षा की। रिकार्डो ने कीमत निर्धारण में केवल लागत यानी कि पूर्ति पर ध्यान दिया और मांग की और उपयोगिता की इन्होंने उपेक्षा की। जे.एस. मिल ने
रिकार्डो की इस कमी को दूर किया। जेएस मिल के अनुसार दो देशों के बीच आयात व निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का कीमत अनुपात अर्थात व्यापार की शर्तों का निर्धारण प्रतिपूरक मांग द्वारा होता है। प्रतिपूरक मांग प्रत्येक देश की सौदेबाजी की क्षमता पर निर्भर करती है। सौदेबाजी यानी कि बार्गेनिंग कैपेसिटी। व्यापार के दौरान कौन सा देश ज़्यादा शक्तिशाली है, कौन अपनी शर्तें मनवा सकता है। तो जिस देश की बार्गेनिंग पावर यानी कि सौदेबाजी की क्षमता अधिक होती है, व्यापार की शर्त सामान्यतया उसके अनुकूल होती है, और जिस देश की बार्गेनिंग पावर कम है, व्यापार की शर्तें तुलनात्मक रूप से उस देश के प्रतिकूल पाई जाती हैं। सौदेबाजी की जो क्षमता है, यह प्रत्येक देश की अन्य देश की वस्तुओं के लिए मांग की तीव्रता व मांग की लोच द्वारा निर्धारित होती है। तो बार्गेनिंग पावर को निर्धारित करने वाले दो प्रमुख तत्व हैं। पहला है मांग की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा है मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की तीव्रता का तात्पर्य यह है कि हम मांग को कितना अधिक टाल सकते हैं या पोस्टपोन कर सकते हैं या स्थगित कर सकते हैं। यदि कोई वस्तु ऐसी है जिसकी कीमत दूसरा देश बहुत ज़्यादा हमसे वसूल रहा है और हम देखते हैं कि अगर कीमत ज़्यादा है तो हम उस वस्तु का उपभोग कम कर दें या बंद कर दें या स्थगित कर दें, तो फिर दूसरा देश हमसे ज़्यादा कीमत नहीं वसूल कर पाएगा। लेकिन हमारी जो मांग है वो बहुत ही तीव्र है। मान लीजिए हमारे आसपास के जो देश हैं उससे युद्ध होने की स्थिति है और हमको हथियार खरीदने हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारी मांग की तीव्रता अधिक होगी। मान लीजिए हमारे देश में खाद्य फसलों का उत्पादन नहीं होता और उसका हमको आयात करना होता है, तो खाद्य फसलों की भी फिर जो मांग है उसकी तीव्रता बहुत अधिक होगी, क्योंकि इसको हम ना तो पोस्टपोन कर सकते हैं, ना ही इसको हम स्थगित कर सकते हैं, ना ही इसको हम कम कर सकते हैं। तो मांग की तीव्रता प्रतिपूरक मांग को निर्धारित करने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व है। और दूसरा है मांग की लोच। मांग की लोच जितनी अधिक होगी, हम जिस वस्तु का आयात करना चाहते हैं उसकी मांग की लोच जितनी अधिक होगी, व्यापार की शर्तें हमारे अनुकूल होंगी, अन्यथा प्रतिकूल होंगी। आगे चलकर हम डिटेल में इस बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, प्रतिपूरक मांग है क्या? तो जेएस मिल के अनुसार प्रतिपूरक मांग एक देश द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तु की वह मात्रा है जो देश आयात की विभिन्न मात्राओं के बदले अन्य देश को देने को तैयार है। अथवा यानी कि दूसरे शब्दों में, यह एक देश द्वारा आयात की जाने वाली वस्तु की वह मात्रा है जो वह देश निर्यात की विभिन्न मात्राओं के बदले अन्य देश से खरीदने को तैयार है। फ्रेंड्स, प्रतिपूरक मांग की जो अवधारणा है उसको समझने के लिए हमको यह जानना पड़ेगा कि दो देशों के बीच यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है उसमें सामान्यतया वस्तु विनिमय प्रणाली भी ही आज दिन तक भी काम करती है। हम विदेशों से जो कुछ भी आयात करते हैं उसका भुगतान हम अपने निर्यातों के द्वारा करते हैं। तो जो हम आयात कर रहे हैं उसकी कीमत हम निर्यातों में व्यक्त करेंगे और जो हम निर्यात करते हैं उसकी कीमत हम आयात में व्यक्त करते हैं। तो प्रतिपूरक मांग एक देश द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तु की मात्रा है जो वह आयात की विभिन्न मात्राओं के बदले अन्य देश को देने को तैयार है।
तो यहाँ पर जो आयात की अलग अलग मात्राएं हैं जो कि दूसरा देश ऑफर कर रहा है या प्रस्ताव कर रहा है, वह निर्यात की कीमत है। इसी प्रकार से एक देश द्वारा आयात की जाने वाली वस्तु की वह मात्रा है प्रतिपूरक मांग, जो वह निर्यात की विभिन्न मात्राओं के बदले अन्य देश से खरीदने को तैयार है। तो इस उल्टे केस में निर्यात की जो मात्राएं हैं वो आयात की कीमतों को बता रही हैं। तो जो प्रतिपूरक मांग है उसको हम दोनों प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि प्रतिपूरक मांग आयात की उस मात्रा को बताती है जो हम निर्यात की विभिन्न मात्रा के बदले खरीदने को तैयार हैं, या फिर यह निर्यात की उन मात्राओं को बताती है जो हम आयात की विभिन्न मात्राओं के बदले में बेचने को तैयार हैं। तो प्रतिपूरक मांग को हम पूर्ति के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं और मांग के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। प्रतिपूरक मांग सिद्धांत जेएस मिल का कुछ मान्यताओं पर आधारित है। फ्रेंड्स, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि जो जेएस मिल थे वो स्वयं भी एक परंपरावादी अर्थशास्त्री थे। तो हमने एडम स्मिथ के निरपेक्ष लाभ सिद्धांत तथा रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत की जो मान्यताएं पढ़ी हैं, अधिकांश मान्यताएं प्रतिपूरक मांग सिद्धांत पर भी लागू होती हैं, क्योंकि प्रतिपूरक मांग सिद्धांत भी जो रिकार्डो का जो क्लासिकल सिद्धांत है उसी का एक विस्तार मात्र है। तो इस सिद्धांत की जो मान्यताएं हैं, दो व्यापारिक सहभागी देश हैं ए और बी, यानी कि दो देश और दो वस्तु मॉडल पर यह आधारित है। दो व्यापारिक वस्तुएं हैं एक्स और वाई। दोनों देशों में उत्पादन में पैमाने के स्थिर प्रतिफल की स्थिति है। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल की मान्यता इस सिद्धांत में ली गई है। दोनों देशों के मध्य व्यापार तुलनात्मक लागत सिद्धांत से निर्धारित होता है, यानी कि व्यापार की जो संरचना है कि कौन सा देश किस वस्तु का आयात करेगा और किस वस्तु का निर्यात करेगा, यह तुलनात्मक लागत सिद्धांत से निर्धारित होती है। अर्थात प्रत्येक देश उस वस्तु का उत्पादन और निर्यात करेगा जिसमें उसकी तुलनात्मक लागत कम है, और उस वस्तु का आयात करेगा जिसमें उसकी तुलनात्मक लागत अधिक है। दोनों देशों के मध्य मांग का प्रारूप एक समान है। दोनों देशों के जो उपभोक्ता हैं उनके जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं, यानी कि मांग और रुचियां हैं, वो लगभग एक समान है। दोनों देशों में बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है। जो सभी क्लासिकल सिद्धांत हैं उन्हीं के अनुरूप जेएस मिल के सिद्धांत में भी पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति को माना गया है। फिर स्वतंत्र व्यापार की स्थिति है, यानी दोनों देशों में आयात और निर्यात पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध या कर या प्रशुल्क नहीं है। दोनों देशों में साधनों में पूर्ण रोजगार की स्थिति है, यानी कि हमने जो उत्पादन संभावना वक्र है उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लागू कर सकते हैं। व्यापार में परिवहन लागतों का अभाव है, यानी कि जो विश्लेषण है उसमें परिवहन लागतों को सम्मिलित नहीं किया गया है। अंत में प्रत्येक देश का निर्यात इसके आयातों के भुगतान के लिए पर्याप्त है। इसका मतलब यह है कि हम जो आयात कर रहे हैं उसका भुगतान करने के लिए हमारे पास निर्यात करने वाली वस्तुओं की सफिशिएंट यानी पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है। इसी प्रकार से दूसरे देश में भी यही स्थिति है। यह इसकी जेएस मिल के सिद्धांत की मान्यता है। दी गई मान्यताओं के अंतर्गत इस टेबल के माध्यम से हम प्रतिपूरक मांग सिद्धांत को समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, यह वही टेबल है जो कि हमने एडम स्मिथ के निरपेक्ष लाभ सिद्धांत में भी पढ़ी है। तो इस टेबल में हमने श्रम का 1 घंटे का उत्पादन दर्शाया है इकाइयों में। दो देश हमने लिए हैं ए और बी, दो वस्तुएं हैं एक्स और वाई। तो फ्रेंड्स, ए देश का श्रम
यदि 1 घंटे उत्पादन करता है तो वह 6 इकाई X का उत्पादन कर सकता है। इसी प्रकार से यदि A देश का श्रमिक Y वस्तु का उत्पादन करता है तो वह 2 इकाई Y का उत्पादन कर सकता है। B देश में यदि श्रमिक 1 घंटे कार्य करे तो वह 2 इकाई X वस्तु का उत्पादन करने में सक्षम है, और यदि यह 1 घंटे का श्रम X की बजाय Y वस्तु के उत्पादन में लगा दिया जाए तो B देश का श्रमिक 6 इकाई Y वस्तु का उत्पादन कर पाएगा। तो दोस्तों, इस टेबल को देखने से हमको स्पष्ट हो रहा है कि A देश का जो श्रमिक है वह X वस्तु के उत्पादन में B देश की तुलना में 3 गुना अधिक सक्षम है। यानी 1 घंटे में B देश में 2 इकाई उत्पादन श्रमिक कर सकता है, जबकि A देश में 6 इकाई, तो 3 गुना उत्पादन अधिक हो सकता है। इसी प्रकार से Y वस्तु की यदि हम बात करते हैं तो B देश का जो श्रमिक है वो Y वस्तु के उत्पादन में A देश के श्रमिक की तुलना में निरपेक्ष रूप से कार्यकुशल है, 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। A देश का जो श्रमिक है वो 1 घंटे में 2 इकाई Y उत्पादित कर पाता है, जबकि B देश का श्रमिक 6 इकाई Y का उत्पादन कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में A देश X वस्तु का और B देश Y वस्तु का उत्पादन करेगा। पूर्ण विशिष्टीकरण होगा। A देश का जो घरेलू कीमत अनुपात है वह है 6x इज इक्वल टू 2y। 6x इज इक्वल टू 2y, यानी कि 8x इज इक्वल टू 0.33y। इसी प्रकार से B देश का जो घरेलू अनुपात है, कीमत अनुपात, वह है 2 इकाई X या 6 इकाई Y, यानी कि 2x इज टू 6y, यानी कि 1x इज टू 3y। तो यह A देश का घरेलू कीमत अनुपात है। 1 इकाई X बराबर 0.33 इकाई Y, और B देश का घरेलू कीमत अनुपात है 1 इकाई X बराबर 3 इकाई Y। तो फ्रेंड्स, ये जो घरेलू कीमत अनुपात हैं दोनों देशों के, यह वो बाहरी सीमा है जिनके बियॉन्ड, जिनके बाहर व्यापार नहीं हो सकता। इससे कम कीमत पर A देश व्यापार के लिए तैयार नहीं होगा, और इससे अधिक कीमत होने पर B देश व्यापार के लिए तैयार नहीं होगा। तो 1x इज इक्वल टू 0.33y या फिर 1x इज इक्वल टू 3y, इन दोनों लिमिट्स के बीच में ही कहीं पर व्यापार संपन्न होगा। यह मैं आपको बता चुकी हूँ कि दोनों देशों के बीच यदि व्यापार होता है तो A देश X वस्तु और B देश Y वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा, और दोनों देशों का जो घरेलू कीमत अनुपात है वो सीमा है, लिमिट है, जिसके बीच में व्यापार की शर्त निर्धारित होगी। लेकिन यह कहाँ निर्धारित होगी, यह मैंने आपको बताया कि दोनों देशों की बार्गेनिंग पावर यानी सौदेबाजी की क्षमता पर निर्भर करेगा, जो कि मांग की तीव्रता और मांग की लोच के आधार पर तय की जाएगी। यदि व्यापार की शर्त या विनिमय दर B देश के घरेलू विनिमय अनुपात के करीब है तो इसका मतलब है कि व्यापार की शर्त A देश के लिए अधिक अनुकूल है, और यदि B देश के घरेलू अनुपात के पास है तो A देश को फायदा होगा। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि व्यापार की शर्त यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कीमत देश के घरेलू कीमत अनुपात से जितना ज़्यादा दूर होगी
व्यापार से उस देश को उतना ही अधिक फायदा होगा और वह व्यापार में बड़ा हिस्सा प्राप्त करेगा। तो यदि बी देश के घरेलू कीमत अनुपात के व्यापार शर्त करीब है तो ए देश को फायदा होगा, और यदि ए देश के घरेलू कीमत अनुपात के पास है तो बी देश को फायदा होगा और बी देश व्यापार में लाभ का बड़ा हिस्सा प्राप्त कर। अब यह किस देश के घरेलू कीमत अनुपात के पास है और किसके दूर है, यानी कि किस देश के लिए व्यापार की शर्त अनुकूल है और किसके प्रतिकूल, यह दोनों देशों की जो परस्पर मांग की लोच है उस पर निर्भर करेगा, ऐसा जेएस मिल का मानना था। यदि बी देश में एक्स वस्तु की मांग कम लोचपूर्ण है लेकिन ए देश में वाई वस्तु की मांग अधिक लोचदार है, तो बी देश एक्स की अधिक इकाइयों की दी गई संख्या को आयात करने के लिए वाई की अधिक इकाइयों को देने को तैयार होगा, और अंतर्राष्ट्रीय जो दर है वह बी देश के घरेलू अनुपात के ज़्यादा करीब होगी और व्यापार की जो शर्त है वो ए देश के अधिक अनुकूल होगी। क्या मतलब हुआ इसका दोस्तों? बी देश की मांग बेलोच है लेकिन ए देश की जो मांग है वो लोचदार है, तो ऐसे में जो बी देश है वो अपने आयात की मांग को ना तो कम कर सकता ना ही स्थगित कर सकता, लेकिन जो ए देश है उसकी मांग लोचदार है, तो बी देश यदि कीमत बढ़ाएगा तो ए देश अपनी वस्तु की मांग को या तो कम कर सकता है या तो उसको स्थगित कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो बी देश है वो वस्तु की कीमत में वृद्धि करने में समर्थ नहीं होगा, लेकिन ए देश यदि चाहे तो कीमत बढ़ा सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दर है वो बी देश के घरेलू कीमत अनुपात के पास होगी, यानी उसको नुकसान होगा, और ए देश से दूर होगी, यानी कि ए देश को फायदा होगा और ए देश के लिए व्यापार की शर्त अनुकूल होगी और यह बड़ा हिस्सा प्राप्त करेगा। इसके विपरीत यदि ए देश में वस्तु की जो मांग है वो बेलोच है और बी देश में वस्तु की मांग लोचदार है, तो फिर बी देश उतनी ही इकाइयों के बदले में ज़्यादा वाई देने को तैयार होगा, और अंतर्राष्ट्रीय जो विनिमय दर है वो अब ए देश के घरेलू विनिमय अनुपात के करीब होगी, बी देश के घरेलू विनिमय अनुपात से दूर होगी, और व्यापार की शर्त अब बी देश के अधिक अनुकूल होंगी और बी देश व्यापार से बड़ा अनुपात या हिस्सा प्राप्त करेगा। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि यदि आयात की मांग लोचपूर्ण है तो व्यापार की शर्त उस देश के अनुकूल होने की संभावना है, और यदि हमारे देश की जो निर्यात की मांग दूसरे देश में है वह यदि लोचपूर्ण है तो फिर व्यापार से नुकसान होने की संभावना है। तो आयात की मांग जितनी बेलोच होगी व्यापार की जो शर्तें वो प्रतिकूल होंगी, और जितनी लोचपूर्ण होंगी व्यापार की शर्त उतनी ही अनुकूल होगी, ऐसा जेएस मिल का मानना था। फ्रेंड्स, प्रतिपूरक मांग सिद्धांत के आधार पर विनिमय दर का या व्यापार की शर्तों का निर्धारण इस चित्र 1 के द्वारा भी हम समझ सकते हैं। इस चित्र में हमने टेबल के जैसे ही दो देश लिए हैं, ए और बी। तो ओ ए वन, ये जो ट्रायंगल है यह ए देश का उत्पादन संभावना वक्र है। चूंकि हमने स्थिर लागत की मान्यता ली है तो उत्पादन संभावना वक्र हमने कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल के आधार पर रैखिक बनाया है सरल रेखा के रूप में। वाई एक्सिस पर हमने वाई वस्तु को दिखाया है और एक्स एक्सिस पर एक्स वस्तु को दर्शाया है। तो ओ ए वन, ये जो ट्रायंगल है ये ए देश का उत्पादन संभावना वक्र है। दूसरा जो देश है बी देश, इसका मूल बिंदु हमने ओ की बजाय उल्टा लिया है O1। तो
मान लीजिए ये जो चित्र है, इसको ग्राफ को हमने ए वाले ग्राफ के साथ उल्टा अटैच एक तरीके से किया है। तो O1 ए देश का मूल बिंदु है, OB1 ए देश में X वस्तु के उत्पादन की मात्रा है और O1B ए देश में Y वस्तु के उत्पादन की मात्रा है। तो फ्रेंड्स, ए देश अपने समस्त साधन Y वस्तु के उत्पादन में लगा दे तो वह OA वस्तु का उत्पादन कर सकता है, और अपने समस्त साधन यदि X वस्तु में लगाता है तो वह OA1 मात्रा में X का उत्पादन कर सकता है। इसी प्रकार से B देश अपने समस्त साधन यदि Y वस्तु के उत्पादन में लगा देता है तो वह O1B वस्तु का उत्पादन कर सकता है, Y वस्तु का, और यदि अपने समस्त साधन X वस्तु के उत्पादन में लगा दे तो O1B1 मात्रा में X का उत्पादन कर सकता है। यदि पूर्ण विशिष्टीकरण की स्थिति है, चूंकि हमने कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल की मान्यता ली है, पैमाने के स्थिर प्रतिफल, तो ऐसे में पूर्ण विशिष्टीकरण होगा और जो A देश है वह X वस्तु का और जो B देश है वो Y वस्तु का उत्पादन करेगा। तो A का जो उत्पादन बिंदु है वह OA1 होगा व्यापार के बाद, और B देश का O1B यानी ये बिंदु होगा। लेकिन व्यापार से पहले दोनों देश अपनी घरेलू मांग के आधार पर ही उत्पादन करेंगे। हम जानते हैं कि जब हमने रैखिक उत्पादन संभावना वक्र बनाया है लीनियर कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल की मान्यता के तहत, तो ये जो डायगोनल है ये ए देश की घरेलू कीमत रेखा है और B1B ये जो रेखा है ये B देश की घरेलू कीमत रेखा है। अब मान लीजिए इन दोनों देशों के मध्य व्यापार किया जाता है, तो A1 ये जो रेखा है ए देश का घरेलू कीमत अनुपात, इससे नीचे किसी भी लाइन पर या कीमत पर ए देश व्यापार के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि वह पहले से ही A1 इस रेखा पर उपभोग कर रहा है। इसी प्रकार से B1B ये B देश की घरेलू कीमत रेखा है। तो ये जो ट्रायंगल है B1 O1B, इस पूरे एरिया में B देश व्यापार के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि ये पहले से ही B1 रेखा पर उपभोग करने में सक्षम है। तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि ये जो ट्रायंगल है OAA1, इसमें A देश व्यापार को तैयार नहीं है, और ट्रायंगल BO1B1 ये जो ट्रायंगल है इसके अंदर B देश व्यापार को तैयार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में AB1B ये जो आपको त्रिकोणा दिख रहा है, या अपन यूं चल गए इसके अलोंग कर्सर के, यहाँ से ये हिस्सा और फिर ये वाला हिस्सा, यानी कि BAB1 ये जो ट्रायंगल है केवल यही एरिया ऐसा है जिसमें दोनों देश व्यापार के लिए तैयार हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि व्यापार की शर्त इसी एरिया के बीच कहीं निर्धारित होगी। अब कहाँ निर्धारित होगी, ये दोनों देशों की बार्गेनिंग पावर पर निर्भर करेगा, दोनों देशों की प्रतिपूरक मांग पर निर्भर करेगा। अब मान लीजिए जो ए देश है उसकी जो घरेलू मांग है वह सी बिंदु पर है, तो इतनी मांग वो अपने घरेलू उत्पादन से ही पूरा कर सकता है। उसका घरेलू उत्पादन एक्स वस्तु का ओडी और वाई वस्तु का सीडी है, तो उसको फिर व्यापार की आवश्यकता नहीं है। अगर अंतर्राष्ट्रीय कीमत उसका घरेलू कीमत अनुपात ही है और उसकी मांग घरेलू उत्पादन से ही पूरी हो जाती है, तो ए देश व्यापार के लिए प्रस्तुत या तैयार नहीं होगा। लेकिन इसको अपने निर्यात के बदले A1 से ऊंची कोई कीमत
प्राप्त होती है तो ये व्यापार के लिए तैयार होगा। जितनी अधिक ऊंची कीमत इसको मिलेगी A1 से, ए देश अपना व्यापार उतना ही बढ़ाता जाएगा। इसी प्रकार से ये जो रेखा है घरेलू कीमत रेखा बी देश की B1B, इस पर बी देश की जो मांग है वो स्वयं के उत्पादन से ही पूरा हो रही है, तो इस कीमत पर निर्यात को बी देश प्रस्तुत नहीं होगा। तो इस रेखा से जैसे जैसे हम इधर आएंगे A1 लाइन की तरफ, बी देश अधिक 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 मात्रा में निर्यात को तैयार होता चला जाएगा। तो ये वाला जो रेंज है हमारा B1A, ये हमारी व्यापारिक रेंज है। यहाँ से जितनी कीमत इस तरफ आएगी नीचे की ओर, बी उतना ही निर्यात करने को प्रस्तुत होगा, और यहाँ से जितनी कीमत ऊपर की तरफ जाएगी, ए व्यापार करने को यानी निर्यात करने को प्रस्तुत होगा। तो फ्रेंड्स, हमने ये जो रेखा बनाई है, सी से ऊपर जैसे जैसे हम चलेंगे ए देश अधिक व्यापार को प्रस्तुत है, और सी से जैसे जैसे हम यहाँ चलेंगे बी देश अधिक व्यापार को प्रस्तुत है। तो ये जो रेखा है A1CR, ये ए देश का प्रस्ताव वक्र है, यानी कि इस वक्र के सहारे सहारे ए देश निर्यात करना चाहेगा। यानी कि ये जो वक्र है A1CR, ये ए देश के लिए आयात निर्यात की उन मात्राओं को बताता है जिस पर ए देश व्यापार करने को तैयार है। इसी प्रकार से BC1R, ये जो हिस्सा है या ये जो वक्र है, ये बी देश का प्रस्ताव वक्र है, क्योंकि यह आयात निर्यात की उन मात्राओं का लोकस है या पथ है जो कि बी देश व्यापार के लिए करने को या देने को प्रस्तुत है। तो फ्रेंड्स, इस प्रस्ताव वक्र का ये जो डॉटेड लाइन है, जो खंडित जो रेखा है, ये हिस्सा काल्पनिक हिस्सा है। क्यों है काल्पनिक हिस्सा? क्योंकि इस हिस्से में ए देश व्यापार को तैयार नहीं है और इस वाले हिस्से में बी देश व्यापार को तैयार नहीं है। तो इस उत्पादन संभावना वक्र का CR हिस्सा और इधर से C1R हिस्सा, ये ही वास्तविक उत्पादन संभावना वक्र है। तो CR जो कर्व है, इसके साथ साथ ए देश व्यापार के लिए प्रस्तुत है, C1R के साथ साथ बी देश व्यापार को प्रस्तुत है। अब जो R बिंदु है, ये एक ऐसा बिंदु है जहां पर दोनों देश के जो ऑफर कर्व हैं, प्रस्ताव वक्र हैं, वो एक दूसरे को काटते हैं। यानी इस बिंदु पर दोनों ही देश व्यापार के लिए प्रस्तुत हैं। तो ये जो बिंदु है, इस पर व्यापार के लिए दोनों देश तैयार होंगे, और इस बिंदु पर पड़ने वाली जो कीमत रेखा है, यानी कि A1R या BR, ये जो कीमत रेखा है जिसके अलावा मेरा कर्सर चल रहा है, यह अंतर्राष्ट्रीय कीमत रेखा या व्यापार की शर्त होगी जिस पर कि दोनों देश व्यापार के लिए तैयार हैं। तो फ्रेंड्स, JS मिल के अनुसार प्रतिपूरक मांग के आधार पर वास्तविक विनिमय दर या व्यापार की शर्त का निर्धारण होता है, जो कि इस चित्र में इस रेखा यानी कि ये A1R जो रेखा है सीधी, ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय कीमत रेखा है। तो फ्रेंड्स, आशा है कि ये चित्र का जो विवरण है मैंने समझाया, आपको ठीक से समझ में आया होगा। लेकिन अगर आपको इसको और ध्यान से या और डिटेल में पढ़ना है तो आने वाली जो 2 स्लाइड्स हैं उस पर मैंने इसका विवरण विस्तृत रूप से लिखा है, तो उसमें से भी आप इस चित्र को पुनः समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी हमने जो चित्र 1 पढ़ा उसका विवरण मैंने इस पेज पर डिटेल में दिया है। ये जो स्लाइड है इस पर भी चित्र 1 को हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जो कि अभी हम वर्बल रूप से, मौखिक रूप से समझ
चुके हैं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एल्सवर्थ और लीथ, इन दोनों ने जे.एस. मिल के प्रतिपूरक मांग सिद्धांत को इस प्रकार से अभिव्यक्त किया है। 3 बिंदुओं में इन्होंने इस सिद्धांत के सार को समझाया है। एल्सवर्थ और लीथ के अनुसार वस्तु विनिमय की संभावित सीमा प्रत्येक देश में तुलनात्मक दक्षता द्वारा निर्धारित व्यापार की शर्तों द्वारा निर्धारित होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो दोनों व्यापारिक सहयोगी देश हैं उनकी जो घरेलू कीमत अनुपात है वह इसकी संभावित सीमा है। इसके बाहर व्यापार की शर्त निर्धारित नहीं हो सकती। अब इस सीमा के भीतर वास्तविक शर्तें प्रत्येक देश की दूसरे देश की मांग पर निर्भर करेंगी। यानी कि दोनों देशों का जो घरेलू कीमत अनुपात है वह व्यापार की शर्तों की सीमा निर्धारित कर रहा है। फिर इस सीमा के भीतर व्यापार की शर्त कहाँ निर्धारित होगी? ये प्रत्येक देश की दूसरे देश की उत्पादन की मांग यानी कि प्रतिपूरक मांग पर निर्भर करेगी। अब इस रेंज के भीतर यानी इस सीमा के भीतर वास्तविक बिंदु कौन सा होगा? अंत में व्यापार की शर्त उस बिंदु पर निर्धारित होगी जिन पर प्रत्येक देश द्वारा दिया जाने वाला निर्यात उन आयातों के भुगतान के लिए पर्याप्त होता है जिनकी वह इच्छा रखता है। यानी कि जो वास्तविक बिंदु है जिस पर कि व्यापार की शर्त या विनिमय दर का निर्धारण होगा वह बिंदु है जिस पर दोनों देश म्यूचुअल व्यापार करने को तत्पर है। यानी कि एक देश जो निर्यात करना चाहता है वह दूसरा देश आयात करना चाहता है उस कीमत पर, और दूसरा देश जो निर्यात करना चाहता है उसको पहला देश उस कीमत पर आयात करना चाहता है। तो हमने अभी चित्र संख्या 1 में जो प्रतिपूरक मांग को समझा था उसका पूरा सार इन 3 बिंदुओं में एल्सवर्थ और लीथ ने प्रस्तुत या अभिव्यक्त किया है। आशा है आपको प्रतिपूरक मांग जो सिद्धांत है वो इन 3 बिंदुओं के माध्यम से समझ में अवश्य आया होगा। अब एल्सवर्थ और लीथ कहते हैं कि मांग और पूर्ति इनकी स्थिति में परिवर्तन का भी प्रतिपूरक मांग पर और फिर प्रतिपूरक मांग के कारण व्यापार की शर्त पर प्रभाव पड़ता है। मिल का प्रतिपूरक मांग सिद्धांत मांग और पूर्ति की शक्तियों और उनकी कार्य पद्धति का विश्लेषण करता है जो कि अंतरराष्ट्रीय संतुलन स्थापित करती हैं। तो लीथ और एल्सवर्थ का कहना है कि मिल का जो प्रतिपूरक मांग सिद्धांत है उसमें मांग और पूर्ति की जो शक्तियां हैं और उनकी जो कार्य पद्धति है उसके द्वारा अंतरराष्ट्रीय संतुलन यानी कि व्यापार की शर्तों का निर्धारण होता है जिस पर दोनों देश आपस में व्यापार करने को सहमत हैं। मिल ने व्यापार की शर्तों पर पूर्ति और मांग की स्थितियों में परिवर्तन के प्रभाव का विश्लेषण किया है। यानी कि मांग में और पूर्ति में यदि परिवर्तन होगा तो उसका व्यापार की शर्तों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पूर्ति में परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। मिल कहते हैं कि यदि किसी देश में तकनीकी सुधार होता है यानी उस देश में उत्पादन की जो तकनीकी है वो इम्प्रूव हो जाती है या उसमें सुधार हो जाता है, पहले से बेहतर हो जाती है, तो ऐसा होने के कारण लागत में कमी आ जाएगी और लागत में कमी आने के कारण पूर्ति में परिवर्तन होगा। तकनीकी में सुधार हुआ, पूर्ति में वृद्धि हुई, लागत में कमी हुई। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि वह देश जिस वस्तु का उत्पादन और निर्यात कर रहा है उसकी कीमतों में भी फिर कमी आ जाएगी। तो ए देश में यदि उदाहरण के लिए एक्स वस्तु उद्योग में सुधार हो जाता है और उसकी उत्पादकता बढ़ जाती है तो उत्पादन बढ़ने के कारण, पूर्ति बढ़ने के कारण
X वस्तु की कीमत में कमी हो जाएगी और यह B देश की Y वस्तु की तुलना में सस्ती हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में Y की उतनी ही मात्रा के लिए A देश अब B देश को X वस्तु की अधिक मात्रा देगा। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, कि व्यापार की जो शर्तें हैं वो अब A देश के प्रतिकूल और B देश के अनुकूल हो जाएंगी। तो अन्य बातें स्थिर रहने पर, यदि टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट हो जाता है जिस चीज़ का हम निर्यात कर रहे हैं उसके अंदर, यदि हम जिस वस्तु का निर्यात कर रहे हैं उस वस्तु में तकनीकी सुधार होता है, उत्पादन की लागत कम हो जाती है, उत्पादन बढ़ता है और पूर्ति बढ़ जाती है, तो निर्यातक देश को हानि होगी और व्यापार की शर्तें उसके प्रतिकूल हो जाएंगी। लेकिन इसके विपरीत दोस्तों, यदि हम जिस चीज़ का आयात करते हैं उसके अंदर हमारे देश में टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो जाती है, तो फिर हमारे को इससे फायदा भी हो सकता है। अब मांग में परिवर्तन का भी व्यापार की शर्तों पर प्रभाव पड़ता है। जेएस मिल के अनुसार वस्तु विनिमय व्यापार की शर्त में परिवर्तन की सीमा केवल निर्यातक देश में बढ़े हुए उत्पादन पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि आयातक देश की आयात और निर्यात की परस्पर लोच पर भी निर्भर करती है। अभी अभी हमने पढ़ा कि जो निर्यातक देश है उसमें यदि उत्पादन बढ़ता है तो व्यापार की शर्त प्रतिकूल होती है, लेकिन जो कंट्री वस्तुओं का आयात कर रहा है वहां पर आयातों की और निर्यातों की जो परस्पर लोच है वो कितनी है, इस पर भी व्यापार की शर्त निर्भर करेगी। तो इनके बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं जिस पर ये निर्भर करेगा कि व्यापार की शर्त किस देश के ज़्यादा अनुकूल और किस देश के ज़्यादा प्रतिकूल होगी। यदि बी देश की वाई वस्तु की तुलना में ए देश की एक्स वस्तु की मांग अधिक लोचदार है, तो व्यापार की वस्तु विनिमय शर्तें वाई वस्तु की तुलना में एक्स वस्तु की कीमत में गिरावट लाएंगी और फिर बी देश के पक्ष में बदल जाएंगी। दोस्तों, इसका क्या मतलब हुआ, यदि बी देश की तुलना में जो ए देश की एक्स वस्तु की मांग है वो अधिक लोचदार है, यानी ए देश जिस चीज़ का निर्यात कर रहा है उसकी मांग बी देश में लोचदार है, लेकिन बी देश जिसका निर्यात करता है ए देश में उसकी मांग बेलोच है। तो ऐसी स्थिति में ए देश की जो एक्स वस्तु है उसकी कीमत घटेगी और व्यापार की शर्त बी देश के पक्ष में चली जाएंगी। अब यदि बी देश में एक्स वस्तु की जो मांग है वह 1 के बराबर है तो व्यापार की शर्त बी देश के पक्ष में हो जाएंगी। मिल कहते हैं इनकी मात्रा इस बात पर भी निर्भर होगी कि एक्स वस्तु की कीमत में वाई वस्तु की कीमत की तुलना में कितनी कमी होती है, यानी कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन होता है, इस बात पर भी व्यापार की शर्त अनुकूल होगी या प्रतिकूल होगी, यह निर्भर करेगा। यदि एक्स वस्तु के लिए बी देश में मांग कम लोचदार है तो एक्स वस्तु के संदर्भ में वाई वस्तु के मूल्य में गिरावट होगी और व्यापार की जो वस्तु विनिमय शर्तें हैं वह ए देश में बदल जाएंगी। क्या मतलब हुआ फ्रेंड्स, कि जो बी देश है उसमें एक्स वस्तु की मांग कम लोचदार यानी कि बेलोच है, तो फिर वाई वस्तु का मूल्य घटेगा, एक्स का बढ़ेगा और व्यापार की जो शर्त है वो ए देश के पक्ष में चली जाएंगी। तो फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो परस्पर आयात और निर्यात की मांग की लोच है उस पर व्यापार की शर्तें निर्भर करती हैं। तो इस हिसाब से जो ऑफर कर्व है या प्रतिपूरक मांग है उसकी लोच जानना भी बहुत हमारे लिए आवश्यक है
कि प्रतिपूरक मांग की लोच क्या होती है और किस प्रकार से ये कैलकुलेट की जाती है। तो बहुत ही संक्षेप में मैंने यहाँ पर आपके लिए प्रतिपूरक मांग लोच को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लिखा है। तो प्रतिपूरक मांग की लोच क्या होती है फ्रेंड्स? आयात की मांग में अनुपातिक परिवर्तन, यानी परसेंटेज चेंज या प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड ऑफ इंपोर्ट्स डिवाइडेड बाय निर्यात की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन अपॉन आयात की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। दोबारा इसको मैंने लिखा है, परसेंटेज चेंज इन इंपोर्ट्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड इज इक्वल टू proportional change in imports divided by proportional change in price of export divided by proportional change in price of imports। अब यहाँ पर यदि इलास्टिसिटी मोर देन 1 है, ये प्रतिपूरक मांग लोच यदि किसी देश के लिए मोर देन 1 है तो व्यापार की शर्त संबंधित देश के अनुकूल होगी और लाभ में इसका हिस्सा ज़्यादा होगा। लेकिन यदि प्रतिपूरक मांग की लोच 1 से कम है, लेस देन 1 है, तो व्यापार की शर्तें संबंधित देश के प्रतिकूल होंगी और लाभ में इसका हिस्सा कम होगा। यदि प्रतिपूरक मांग लोच इक्वल टू 1 है तो व्यापार का लाभ दोनों देशों को समान रूप से प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स, व्यापार की शर्तों के निर्धारण में प्रतिपूरक मांग की लोच एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है जो इसको निर्धारित करती है। हम जिस चीज़ का आयात करते हैं उसकी मांग जितनी बेलोच होगी वो हमारे लिए नुकसानदायक होगा, लेकिन हम जिस चीज़ का निर्यात करते हैं उसकी पूर्ति जितनी लोचदार है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आयात की मांग और पूर्ति की लोच के और निर्यातों की भी मांग और पूर्ति की लोच के दोनों कंट्रीज़ में जो परस्पर कॉम्बिनेशंस हैं उनके आधार पर व्यापार की शर्तें निर्धारित होती हैं। तो फ्रेंड्स, हमने बहुत ही डिटेल में जेएस मिल का प्रतिपूरक मांग सिद्धांत पढ़ा, जिसने कि परंपरावादी अर्थशास्त्र की जो आलोचना थी कि परंपरावादी व्यापार सिद्धांत केवल सीमाएं तो निर्धारित कर देता है, व्यापार की संरचना बता देता है, लेकिन वास्तविक कीमत क्या होगी जिस पर कि व्यापार होगा दोनों देशों में, इसका निर्धारण नहीं कर पाता। तो परंपरावादी अर्थशास्त्री जेएस मिल ने अपने प्रतिपूरक मांग सिद्धांत में परंपरावादी अर्थशास्त्र की इस कमी को दूर करने का प्रयास किया और बताया कि दोनों देशों की परस्पर प्रतिपूरक मांग के आधार पर व्यापार की शर्त या अंतर्राष्ट्रीय कीमत का निर्धारण होता है। लेकिन फ्रेंड्स, कई अर्थशास्त्रियों ने अनेक आधारों पर इस सिद्धांत की कमियां बताई या इसकी आलोचना की। तो जो आलोचक हैं उनका ये कहना है कि यह जो सिद्धांत है प्रतिपूरक मांग सिद्धांत, यह पूर्ण प्रतियोगिता और पूर्ण रोजगार जैसी अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। जब वास्तविक जगत में पूर्ण प्रतियोगिता और पूर्ण रोजगार ये स्थिति पाई ही नहीं जाती तो इन पर आधारित जो सिद्धांत है वह भी वास्तविक जगत में लागू नहीं हो पाएगा। दूसरा, मिल ने अपने सिद्धांत में मांग की लोच पर ही ध्यान केंद्रित किया, पूर्ति की लोच के प्रभाव की उपेक्षा की है। आगे जब हम इस सिद्धांत को और विस्तार से पढ़ेंगे तो उसमें हम पूर्ति की लोच का व्यापार की शर्तों पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्यापार की शर्तों के निर्धारण में, इसको भी विस्तार से पढ़ेंगे। तो मिल की जो कमी है वह यह है कि मांग की लोच पर तो इन्होंने ध्यान दिया, लेकिन पूर्ति की लोच के जो प्रभाव है उसको उन्होंने ध्यान नहीं दिया या इसकी उपेक्षा की। जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं उनका मानना है कि व्यापार की शर्तें आमतौर पर इन कारकों से प्रभावित होती हैं। ये 4 कारक हैं जो कि व्यापार की शर्तों को निर्धारित करते हैं।
हम जिस चीज़ का निर्यात कर रहे हैं उसकी मांग की लोच, यानी हम जिसका निर्यात करेंगे उसकी अन्य देशों में मांग की क्या लोच है। हम जिस चीज़ का आयात कर रहे हैं उसके हमारे देश में मांग की लोच कितनी है। हम जिस चीज़ का निर्यात कर रहे हैं हमारे देश में उसकी पूर्ति की लोच कैसी है। फिर हम जिस चीज़ का आयात करते हैं पूर्तिकर्ता यानी निर्यातक देश में उसकी पूर्ति की लोच कैसी है। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये आपस में मिलकर इनके कॉम्बिनेशन यानी इनके संयोग के द्वारा यह निर्धारित होता है कि व्यापार की शर्त कितनी होगी या कहाँ पर निर्धारित होगी। अर्थशास्त्री ग्राहम ने मिल के सिद्धांत में प्रतिपूरक मांग के पहलू की ही आलोचना की है। तो ग्राहम जो है वो मिल के सिद्धांत में प्रतिपूरक मांग का जो कॉन्सेप्ट है उसी को सही नहीं मानते। ये कहते हैं कि व्यापार की शर्तों के निर्धारण में जेएस मिल ने प्रतिपूरक मांग की भूमिका को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करा है और जो तुलनात्मक लागत की स्थिति है उसकी उपेक्षा की है। यानी कि जो डिमांड साइड है उसको तो इन्होंने ज़्यादा महत्व दिया और जो सप्लाई साइड है उसको इन्होंने छोड़ दिया। जेकब वाइनर ने इस सिद्धांत को अपूर्ण और अपर्याप्त बताया है। शैडवेल ने इस सिद्धांत की आलोचना इस आधार पर की है कि प्रतिपूरक मांग सिद्धांत में विनिमय अनुपात या व्यापार की शर्त केवल एक स्थिर बिंदु पर तय की गई हैं जहां पर कि दोनों देशों के प्रस्ताव वक्र एक दूसरे को काटते हैं। यहाँ पर आयात और निर्यात मूल्य संतुलन में होते हैं। तो यानी संतुलन बिंदु जो है वो केवल एक स्थिर या स्टैटिक बिंदु है। तो शैडवेल के अनुसार यह केवल कल्पना है और वास्तव में व्यापार की शर्तों के निर्धारण पर इससे कोई प्रकाश नहीं डलता। बेस्टेबल नाम के जो अर्थशास्त्री हैं वो शैडवेल की इस आलोचना से सहमत नहीं है। बेस्टेबल के अनुसार मिल का सिद्धांत न केवल संतुलन का विश्लेषण करता है बल्कि इसे स्थापित करने में काम आने वाली शक्तियों पर भी चर्चा करता है। तो बेस्टेबल ने मिल का समर्थन करते हुए कहा कि प्रतिपूरक मांग सिद्धांत संतुलन को तो बताता ही है और यह संतुलन किन शक्तियों के द्वारा निर्धारित किया गया है या स्थापित किया गया है। तो वो जो मांग और पूर्ति की शक्तियां हैं जो कि इसको स्थापित करती हैं उनका भी विश्लेषण करता है, ऐसा बेस्टेबल का कहना है। आलोचक ये भी मानते हैं कि व्यापार शर्तों के निर्धारण में मिल ने जो अंतर्राष्ट्रीय मांग है उस पर तो ध्यान दिया लेकिन घरेलू मांग की जो भूमिका है उसकी उपेक्षा की। व्यापार की जो भी कीमत निर्धारित होती है उसमें केवल अंतर्राष्ट्रीय मांग का ही नहीं बल्कि घरेलू जो मांग है उसका भी प्रभाव पड़ता है, ऐसा आलोचकों का कहना था जिसकी कि मिल ने उपेक्षा की और ध्यान नहीं दिया। कुछ आलोचकों का यह मानना है कि रिकार्डो और मिल का ये जो सिद्धांत है, परंपरावादी जो सिद्धांत है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का और प्रतिपूरक मांग का, यह दो वस्तु दो देश मॉडल पर आधारित है। वास्तविक जगत में व्यापार में अनेक देश भाग लेते हैं तथा अनेक वस्तुओं का व्यापार किया जाता है। तो इस दो देश दो वस्तु मॉडल के द्वारा व्यापार की शर्तों का निर्धारण होना संभव नहीं है। ऐसे में इस बात की संभावना बहुत तीव्र है कि व्यापार की शर्तों का निर्धारण प्रतिपूरक मांग से ना होकर लागत के अनुपात द्वारा हो। तो आलोचक ये मानते हैं कि दो देश दो मॉडल नहीं होता बल्कि व्यापार में अनेक देश भाग लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रतिपूरक मांग यानी पारस्परिक मांग के बजाय लागत अनुपात व्यापार की शर्त के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिस पर मिल ने ध्यान नहीं दिया। एक और चीज़ जो प्रतिपूरक मांग सिद्धांत में हमको ध्यान रखनी चाहिए वो ये कि
प्रतिपूरक मांग सिद्धांत लागू होने के लिए दोनों व्यापारिक सहयोगी देशों का आकार और उत्पादन का मूल्य लगभग एक समान होना चाहिए। यानी दो देश ऐसे हों जो कि आर्थिक विकास के स्तर में समान हो, भौगोलिक आकार में या जनसंख्या के आधार पर समान हो और उनका उत्पादन मूल्य भी एक समान हो। यदि देशों का आकार असमान होता है तो जो छोटी अर्थव्यवस्था होती है, व्यापार का सारा लाभ उसी को प्राप्त होता है, बड़े देश को प्राप्त नहीं हो पाता। हालांकि उसकी जो बार्गेनिंग पावर है यानी सौदेबाजी की क्षमता या प्रतिपूरक मांग है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन जो व्यापार का लाभ है वो छोटे देश को ही मिलता है। तो आगे के कुछ वीडियो लेक्चर्स में हम प्रतिपूरक मांग के अतिरिक्त और भी बहुत सारे सिद्धांत पढ़ेंगे जो कि व्यापार की शर्तों को निर्धारित करते हैं। तो उसमें हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से व्यापार का जो अधिकांश लाभ है वो छोटे देशों को ही मिल जाता है और बड़े देश इससे वंचित रह जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हमने बहुत ही डिटेल में मिल का प्रतिपूरक मांग सिद्धांत पढ़ा और हमने पढ़ा कि दो देशों की पारस्परिक मांग से व्यापार की शर्तों का निर्धारण होता है। आने वाले जो वीडियो लेक्चर्स हैं उसमें हम मिल का जो प्रतिपूरक सिद्धांत है उसको मार्शल और एजवर्थ ने प्रस्ताव वक्र में किस प्रकार से प्रस्तुत किया है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आशा है प्रतिपूरक मांग सिद्धांत आपको समझ में आया होगा। बहुत ही विस्तार से इसकी हमने चर्चा की और यदि इसको आप और भी अधिक विस्तार से डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए इस स्लाइड में कुछ अच्छी पुस्तकें रिकमेंडेड हैं। आप इनकी सहायता से प्रतिपूरक मांग सिद्धांत का विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं। दोस्तों, प्रतिपूरक मांग सिद्धांत को मार्शल और एजवर्थ के द्वारा प्रस्ताव वक्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि प्रस्ताव वक्र का निर्माण किस प्रकार से होता है, इनमें परिवर्तन का व्यापार की शर्तों पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्रस्ताव वक्र की मांग की लोच क्या होती है और भी अर्थशास्त्री खासतौर से जेम्स मीड ने इनको सामान्य संतुलन की स्थिति के अंतर्गत किस प्रकार से निरूपित किया है। तो आने वाली जो वीडियो लेक्चर्स हैं या वीडियो कड़ियाँ हैं उनमें हम प्रतिपूरक मांग सिद्धांत का और अधिक विस्तार, इसका एक्सटेंशन पढ़ेंगे। साथ ही साथ व्यापार की शर्तों के बारे में भी और अधिक विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।